अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम। उसका हमने आज अगला टॉपिक पढ़ना है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बायोजियोकेमिकल साइकिल से क्या मुराद है? हमारी जो इन्वायरमेंट है ये सोर्स है बहुत ज़्यादा मटेरियल्स का। ऑर्गेनिजम्स के लिए इन्वायरमेंट जो है ये सोर्स ऑफ मटेरियल्स है तकरीबन तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। और इन्वायरमेंट ही है जो हमें बायो एलिमेंट्स वो प्रोवाइड करती है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए और फिर उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, उसमें यूटिलाइज हो जाती है। ये जो मटेरियल्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली रिसाइकल होते रहते हैं, ये रिसाइकल होते हैं एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान, यानी एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में, देन अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट में ये जो है ये एंटर होते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब उसमें सबसे पहला साइकिल जो है वो कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल, कार्बन जो है ये बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल बिल्डिंग ब्लॉक है तकरीबन जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए। ये प्रिंसिपल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं उन सब की ये बैकबोन है। उन सब के अंदर कार्बन जो है वो एक लाजमी जुज़ के तौर पर जो है पाया जाता है। प्योर हालत में ये हमें नेचर में दो सूरतों में मिलता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। इन दो सूरत हाल में ये हमें प्योर हालत में मिलता है। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में भी जो है वो पाया जाता है। तो ये हो गए इसके सोर्सेस, यानी इसके सोर्सेस कौन कौन से? एक है कि ग्रेफाइट और डायमंड प्योर हालत में मिलता है हमें, दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है। अब ये एटमॉस्फेयर में कैसे आता है, उसके मेजर जो सोर्सेज हैं और कौन कौन से हैं? तो मेजर सोर्सेज हैं जो कार्बन के लिविंग वर्ल्ड में जो ये एंटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद होता है, और इसके अलावा जो है ये वाटर में इसकी थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, पीट, लिग्नाइट, ये पेट्रोलियम, ये सारी के सारी इनके अंदर भी जो है वो कार्बन पाया जाता है। कैसे? क्योंकि फॉसिल्स जो हैं ये डेड रिमेन्स होते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के डेड रिमेन्स हैं। जब ये सालों का प्रेशर, लाखों सालों का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं ज़मीन के अंदर, तो ये कोयले में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में, इनमें बदल जाते हैं। तो चूँकि ये भी सोर्स तो इनका लिविंग ही है, इसलिए इसके अंदर भी कार्बन जो है वो बेसिक एलिमेंट के तौर पर पाया जाता है, और इससे फिर ये एनवायरनमेंट में जो है वो एंटर हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो मेजर सोर्सेज हैं इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, यानी कि ये तो था एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये लिविंग वर्ल्ड में एंटर कैसे होता है? लिविंग वर्ल्ड में ये एंटर किस तरह से होता है? तो लिविंग वर्ल्ड में जो एंटर होता है वो सबसे मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं और क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस कार्बन को ये जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से ये फूड चेन के अंदर एंटर हो जाती है, क्योंकि फूड चेन के अंदर जो बेसिक एलिमेंट है, जो स्टार्ट प्राइमरी जो है ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स को आगे से कंज्यूमर्स खा लेते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर ये चली जाती है, और फिर कंज्यूमर्स आगे से डिकम्पोज हो जाते हैं और ये वापस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। अब बैक टू एनवायरनमेंट। बैक टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में ये वापस कैसे आती है?
तो एनवायरनमेंट में ये वापस आती है। एक तो हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसके ज़रिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि जो हमने यूटिलाइज़ की हुई है, जो हमने फूड के ज़रिए खाने प्रोड्यूसर से हम लोग खाते हैं, उसको हमारे टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाती है। देन वो ब्रीथिंग के प्रोसेस के ज़रिए टूट के बाहर निकलती है और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे नंबर पे एक बर्निंग का प्रोसेस भी है जो कि इसको वापस लेके आते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं हम, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये कार्बन का साइकिल है। सबसे पहले कार्बन के सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ पे ये पाए जाता है, तो कार्बन जो है ये उसकी हालत में ग्रेफाइट और डायमंड की हालत में, ये जो प्योर हालत में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ये एनवायरनमेंट में कैसे पाया जाता है, तो एनवायरनमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में पाया जाता है, या इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ये पाया जाता है। और ये लिविंग वर्ल्ड में कैसे एंटर होता है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, तो ये उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है और वहाँ से ये फूड चेन में एंटर हो जाती है। फूड चेन में ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स एंड देन बैक टू द एनवायरनमेंट। तो यानी एनवायरनमेंट में एक तो डिकम्पोजिशन की वजह से वापस जाता है और दूसरा ब्रीथिंग की वजह से एंड बर्निंग के प्रोसेस, यानी जबकि हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिसके अंदर कार्बन, और जलती ही वही चीज़ है, कंबस्टेबल ही वही होती है जिसके अंदर कार्बन होती है, तो फिर वो हवा के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वापस एनवायरनमेंट में जो है वो दाखिल हो जाती है। तो बैलेंस है जो कार्बन साइकिल का वो अब अपसेट हो गया है एनवायरनमेंट में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से। लाइक हमने डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को काट दिया। इसके अलावा हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी एक्सेसिव बर्निंग की वजह से ये ज़्यादा होती जा रही है एनवायरनमेंट में। और इन सब की रिज़ल्ट में क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हुई है कि उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो गया और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये बाकी सारी जितने भी ये जो एनवायरनमेंट गर्म होती जा रही है दिन ब दिन, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस होने की वजह से हो रहा है। इसके बारे में हमने आगे पढ़ना टॉपिक में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ये कैसे बनती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोमॉलिक्यूल्स का। ये इम्पॉर्टेंट किस तरह से है कि ये हमारी जो प्रोटीन है उसका उसके बेसिक एलिमेंट्स में शामिल है ये, और इसके अलावा जो हमारी डीएनए और आरएनए है उनके अंदर भी ये एज अ बेसिक कंपोनेंट के तौर पर ये पाया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर हमें इसका जो सोर्स है एटमॉस्फेयर के अंदर वो ये क्या है कि ये आपको गैशियस हालत में मिलेगी, गैशियस हालत में ये मिलती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट इनहेल कर सके इसको, ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन को इनहेल करके यूज़ हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले इसको फिक्स करना ज़रूरी होता है, इसको पहले जो है वो फिक्स करना ज़रूरी होता है और उसके बाद जो है वो कुछ स्टेप्स से गुजर के फिर ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। उन प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले वाला जो स्टेप है उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स बनवाने हैं, और नाइट्रेट्स बनवाने के लिए ये इन प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, यानी कि जो गैशियस हालत में नाइट्रोजन है उसको हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवाते हैं। उसको नाइट्रेट्स में पहले कन्वर्ट करवाया जाता है, यानी कि उसके ऑक्साइड्स बनवाए जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो वो 3 तरीक़ों से की जाती है। सबसे पहला जो तरीका है वो है थंडरस्टॉर्म। ये नेचुरल प्रोसेस है, यानी जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, उसके साथ लाइटनिंग की, तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, एनवायरमेंटल गैसेस नाइट्रोजन को, और वो उसके ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, यानी नाइट्रेट्स बना देता है। ये नाइट्रेट्स फिर ये जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, ये वाटर में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं,
और वाटर में डिज़ोल्व होके ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी होती है और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और ये एसिड फिर साल्ट्स के साथ, दूसरे साल्ट्स के साथ जो ज़मीन सॉइल में मौजूद होते हैं प्लस अदर साल्ट्स के साथ मिक्स होके तो ये नाइट्रेट्स बना देते हैं जो कि हमें चाहिए थे। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जिसमें एटमॉस्फेयर हमारी मदद करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। दूसरा जो तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी मदद जो करते हैं वो बैक्टीरियाज करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, उसको नाइट्रेट्स में बदलवा देते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो ये काम करते हैं वो सिम्बियोट्स भी हो सकते हैं। सिम्बियोट्स का मतलब है कि ये अदर ट्रीज़ की जो ब्रांचेस हैं उनकी जो रूट्स की ब्रांचेस हैं उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप बना लेते हैं और उनसे ख़ुद जो है वो लेते हैं, बैक्टीरिया प्रोटेक्शन ले लेते हैं, फूड लेते हैं और बदले में जो है उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके उसको देते जाते हैं नाइट्रेट की सूरत में। दूसरे ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंटली जो है वो पाए जाते हैं। तीसरी जो टाइप है इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका है तीसरा वो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, हम खुद इंडस्ट्रीज़ में जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं, नाइट्रेट्स में बदलवाते हैं, खुद सनत में ये काम किया जाता है। इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन यानी कि जो गैसियस हालत में होती है उसको एक ख़ास प्रेशर, ख़ास टेम्परेचर दे के हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो वो एमोनियम नाइट्रेट बना देती है। तो इसको फिर आगे हम जो है वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा है एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ये एक और तरीका है, ये भी फिक्स नाइट्रोजन ही कर रहा है लेकिन ये उसको नाइट्रेट में बदलने का एक और तरीका है जिसमें हम एमोनिया से नाइट्रेट बनवाते हैं। जो ज़मीन के अंदर मौजूद अमोनिया है अब उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना प्रोटीन को। कौन सी वाली प्रोटीन्स को? जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं। जब हम इनको ज़मीन में दफन कर देते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने के लिए कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एमोनीफाइंग बैक्टीरिया उनको कहा जाता है। एमोनीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो बॉडी के अंदर मौजूद एमोनिया को तोड़ देते हैं, यानी उसके अंदर यूरिक एसिड जो मौजूद होते हैं उसे अमोनिया में बदल दिया जाता है। और उसके बाद जब उसकी अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदला जाता है। और इसके लिए एक और बैक्टीरिया काम करता है, उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर प्रोसेस होता है और वो उसको नाइट्रेट्स में बदल देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा, ये मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि अब ये जो सारा प्रोसेस ये आ गया, ये सारी जो नाइट्रेट्स थी हवा थंडरस्टॉर्म के ज़रिए भी फिक्स होके सॉइल में आ गई। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे उन्होंने भी फिक्स करके सॉइल में छोड़ दी। और इंडस्ट्रीज़ में भी हम जो करते हैं वो यही करते हैं, उनको ज़्यादातर वैसे हम खाद बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। उसके बाद एमोनिफिकेशन भी सॉइल के अंदर हो गई। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी रूट्स के ज़रिए। इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चूँकि वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नहीं कर सकते थे, वो नाइट्रेट्स को करेंगे। वो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो इनके टिश्यूज़ का पार्ट बन जाएगी।
इनके टिश्यूज़ का जो है वो हिस्सा बन जाएगी। फिर इनके फ्रूट्स, इनकी वेजिटेबल्स जो भी इनके अंदर ग्रो होगा वो स्पेसिफिक प्लांट्स किस चीज़ का है वो उनके अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। उसके बाद इसको ये फूड चेन में एंटर हो जाएगी और इसको आगे से कंज्यूमर्स खा लेंगे, तो वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में एंटर हो जाएगी और उसके बाद डिकम्पोजर जो है वो वापस इसको डिकम्पोज करके बैक टू एनवायरनमेंट जो है वो भेज देंगे। इसके बाद लास्ट वाला प्रोसेस है कि अब नाइट्रोजन जो है ये ऑर्गेनिज्म से वापस जो है वो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सॉइल के अंदर जो मौजूद नाइट्रेट हैं उन नाइट्रेट के अंदर यानी जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद हैं उनको ही उनमें से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, उनमें से ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेंगे और नाइट्रोजन जो है ये अलहदा से जो है वो एनवायरनमेंट में वापस बैक टू एनवायरनमेंट गैसियस हालत में एंटर हो जाएगी। तो इसको ये प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। इस तरह से ये वापस जो है एनवायरनमेंट में एंटर हो गई। आपकी बुक के अंदर ये चार्ट बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल। ये इसके अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये देखें, सबसे पहले ये एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है इसको फिक्स करने के 3 तरीके, थंडरस्टॉर्म के ज़रिए भी ये फिक्स होके इधर, उसके बाद ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया हैं जो इसको फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो इसको फिक्स कर रहे हैं और ये सारी सॉइल के अंदर। उसके बाद ये डेड बॉडी जो ज़मीन के अंदर, तो इसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद हैं ये कुछ खास अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ये इसको क्या करते हैं, इसकी अमोनिया को तोड़े एमोनिया में बदल दें और उस एमोनिया को आगे से कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और ये नाइट्रेट्स भी नाइट्राइट्स में बदल देते हैं और फिर नाइट्राइट्स के बाद ये नाइट्रेट्स में चेंज हो जाती है यहाँ पे। यानी कि एक अमोनिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए भी नाइट्रेट में बदल गए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के ज़रिए भी नाइट्रेट में बदल गए। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं इनको ये प्लांट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये प्लांट्स जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और जब ये इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो ये इन प्लांट्स की टिश्यूज़ का हिस्सा बन जाती है। दोबारा से वही प्रोसेस, ये इसको खा लेंगे और दोबारा से जब ये दफन होंगे फिर इनकी बॉडी में से फिक्स किया जाएगा। तो ये तो साइकिल एक अलग से भी चल रहा है और इसके अलावा यहीं पे इसी नाइट्रेट की डीनाइट्रिफिकेशन भी हो रही है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर जो ये नाइट्रेट्स जो मौजूद होते हैं इनको रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी बैक्टीरिया जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको, और जो नाइट्रोजन बचती है वो वापस एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ से बैक टू एनवायरनमेंट चली जाती है। तो ये साइकिल जो है ये नाइट्रोजन साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जो है वो बनाना होगा इस क्वेश्चन के जो है वो साथ। तो यहाँ तक जो है ये हमारा टॉपिक बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्लास 10 बायोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 7 का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। तकरीबन जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा काइंड्स की इंटरेक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में पाई जाती हैं। वो 2 तरह की इंटरेक्शंस होती हैं आपस में, यानी ताल्लुक़ स्पीसीज़ के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वो 2 तरह का है, एक है इंट्रास्पेसिफिक और दूसरा है इंटरस्पेसिफिक। और जो इंट्रास्पेसिफिक है वो होता है विद इन सेम स्पीसी, यानी एक ही स्पीसी के मुख्तलिफ मेंबर्स के दरमियान, और इंट्रास्पेसिफिक जो है इंट्रास्पेसिफिक है विद इन सेम स्पीसी, और इंटरस्पेसिफिक है बिटवीन सेम स्पीसी, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, यानी ये मुख्तलिफ स्पीसीज़ के दरमियान है। इंटरस्पेसिफिक जो है ये मुख्तलिफ स्पीसीज, इंटरस्पेसिफिक जो है ये मुख्तलिफ स्पीसीज़ के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको हम पढ़ते हैं, और जो इंट्रास्पेसिफिक है इसके अंदर हम एक ही स्पीसी के अंदर मुख्तलिफ मेंबर्स का जो आपस में ताल्लुक़ है उसको हम पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में उन्होंने डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहले कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब है मुकाबला इंग्लिश में।
तो इकोसिस्टम के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, या लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेस है जगह के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये हमेशा थोड़े होते हैं मिकदार में, जिसके लिए ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में इकोसिस्टम के अंदर इनको इकट्ठा करने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपटीशन जो है वो लगा होता है। तो ये जो कंपटीशन है ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंटर स्पेसिफिक भी है, लेकिन जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और सवेयर हालत इख्तियार कर लेता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की निस्बत। और ये जो कंपटीशन है ये ज़रूरी भी है बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, यानी सारी स्पीसीज़ के मेंबर्स की जो बेसिक नीड्स हैं वो सेम है। तो हर स्पीसी जो है वो अपने लिए एक ज़िंदा रहने के लिए एक जद्दोजहद कर रहा है, वो कंपटीशन में आएगी। लेकिन इसके अलावा हम लोग दूसरे कंपटीशन की बात करें जो स्पीसीज़ के मेंबर्स के अंदर हैं, तो हम एक दूसरे को देख के भी बहुत कंपटीशन होता है कि यानी उसके पास अगर ये चीज़ है तो ये मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये वाली कैटेगरी भी जो है वो इस कॉम्पिटिशन में आ सकती है। उसके बाद दूसरा है प्रीडेशन। प्रीडेशन जो होती है ये या तो एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो एनिमल डिफरेंट स्पीसीज़ के हों, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ उनके दरमियान में हो सकता है, या फिर एक प्लांट और जानदार के दरमियान में भी हो सकता है, प्लांट एंड एनिमल, इनके दरमियान में भी ये हो सकता है। इसके अंदर प्रीडेशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो शिकारी होता है, जो अटैक करता है, मारता है, खा लेता है अपने शिकार को, यानी एक प्रीडेटर है और एक प्रे होता है। तो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं आपको, जैसे कि जितने भी ऑल कार्निवोर्स जो एनिमल्स हैं वो सारे प्रीडेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स जितने भी हैं वो दूसरों से अपनी खुराक लेते हैं। ये सारे के सारे जो है वो प्रीडेटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग है तो ये मस्कीटो का शिकार करता है, ये इसको खा लेता है। इस तरह से फॉक्स जो है ये रेबिट का शिकार करता है। और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे भी मौजूद है जहाँ पे जो प्रीडेटर होता है वो ख़ुद दूसरे प्रीडेटर का शिकार हो जाता है और दूसरा जो है वो अपने से ऊपर यानी तीसरे प्रीडेटर का जो है वो शिकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो फ्रॉग है, यानी ये जो है इसको स्नेक शिकार करता है, ठीक है, ये स्नेक का शिकार बनती है और जो स्नेक है वो खुद ईगल का शिकार हो जाता है। यानी ये प्रीडेटर 1, ये प्रीडेटर 2 और ये प्रीडेटर 3। तो ये इस तरह का भी हमारे पास जो है वो एक रिलेशनशिप हमें दिखने में मिलता है। फिर कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो प्रीडेटर के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि एक पिक्चर प्लांट है हमारे पास। पिक्चर प्लांट हैं, इनका जो ऊपर से इनका मुंह होता है, ओपनिंग होती है इनकी, वो पिक्चर की तरह होती है, गड़क की तरह की ओपनिंग होती है। सनड्यू है और इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये सारे भी जो हैं वो कार्निवोरस हैं और लिव एज प्रीडेटर के तौर पर जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे एनिमल्स जो हैं ये ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे इनके पास मिनरल्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की इनको कमी होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्लोरोफिल की भी एब्सेंस होती है, या फिर इनको बाकी चीज़ें जो हैं वो उस सॉइल के अंदर नहीं मिल रही। तो ये प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज़्म होता है कि ये कीड़े मकोड़ों को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसके लिए इनके अंदर एक स्वीट सा नेक्टर प्रोड्यूस होता है, ये उसको नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं और जब वो कीड़े इनसे वो नेक्टर लेने के लिए आते हैं तो ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं और फिर उसमें से जितनी भी मिनरल्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करके ये उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह का भी रिलेशनशिप जो है वो हमें मिलता है।
प्रीडेशन का ये जो रिलेशनशिप है प्रीडेटर प्रे का, ये भी बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बैलेंस रखने के लिए। चेक एंड बैलेंस रखता है ये। ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम दिस इंट्रैक्शन, और हम लोगों ने भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। यानी कि हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई वीड ऐसी है फसल के अंदर जो उसको ख़राब कर सकती है, तो वहाँ पे अगर हम खाद या कोई और दवाई डाल लें इससे कि जो उसको और नुकसान पहुँचा सकती है, हम कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म वहाँ पे छोड़ देते हैं जो कि उस वीड को सारा वहाँ से खा लेगा। तो इस तरह से हमने खुद भी जो है इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अपनी फ़ायदा उठाया अपनी रूटीन में भी। इसके बाद एक और रिलेशनशिप है, दैट इज़ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि रहता है विद इन डिफरेंट स्पीसीज। सिम्बियोसिस जो है ये रहता है विद इन डिफरेंट स्पीसीज, मुख्तलिफ स्पीसीज के मेंबर्स के दरमियान ये रिलेशनशिप रहता है, जो इकट्ठे रहते हैं थोड़े या लंबे अरसे के लिए और जो है वो एक एसोसिएशन बनाते हैं। अब सिम्बियोसिस 3 टाइप्स की है। पहली है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म एक ऐसी सिम्बियोसिस है जिसके अंदर एक पार्टनर, स्मॉल पार्टनर जो है यानी पैरासाइट जो है वो अपना फूड और शेल्टर हासिल करता है लार्जर पार्टनर से यानी कि होस्ट से। यानी इसके अंदर एक पैरासाइट है और एक जो है वो होस्ट है। अच्छा, ये ऐसा है जिसके अंदर वन मेंबर हार्म, एक को नुकसान होता है एंड अदर बेनिफिटेड, और दूसरे को फ़ायदा होता है। यानी पैरासाइट जो है उसको फ़ायदा होता है क्योंकि वो उससे फूड और शेल्टर ले रहा है, और बदले में जो होस्ट है उसको नुकसान होता है क्योंकि ये उसको बीमारियां लेके जाता है। कुछ एक टेम्प्रेरी पैरासाइटिज्म, 2 तरह की पैरासाइटिज्म के साइकिल्स हैं, एक टेम्प्रेरी है, एक परमानेंट है। जो टेम्प्रेरी पैरासाइटिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि जो पैरासाइट है वो अपनी ज़्यादातर जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंट गुजार देता है। टेम्प्रेरी पैरासाइटिज्म, तो इसके अंदर क्या होता है कि मोर देन हाफ लाइफ वो इंडिपेंडेंट गुजार देता है, यानी बग़ैर किसी होस्ट के वो फ्री लिविंग जो है वो गुजार देता है, और सिर्फ उसकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वो पैरासाइट के तौर पर जो है वो गुजारता है। जैसे लीच है, खटमल, बेडबग जिनको कहते हैं, मस्कीटो हैं, ये सारे टेम्प्रेरी पैरासाइट्स हैं ह्यूमंस के। मस्कीटो की बात करें क्योंकि ये कॉमन एग्जांपल है, तो इसके अंदर वो अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट गुजारता है, लेकिन फ़ीमेल मस्कीटो तब हमसे हमारा ब्लड लेने के लिए आती है जब उसने एग ले करने होते हैं, उस टाइम पे उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आती है, यानी कि वो वाला पीरियड वो पैरासाइट के तौर पे गुजारती है, बाकी वो विदाउट पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप के गुजार देती है। और परमानेंट जो पैरासाइटिज्म है दूसरी, उसके अंदर ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता विदाउट होस्ट। पैरासाइट जो है वो विदाउट होस्ट सर्वाइव नहीं कर सकता और वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो एज अ पैरासाइट गुजार देता है, और ये ज़्यादातर जो है वो डिज़ीज़ कॉज करने वाले जानदार होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस भी जो है वो आ जाते हैं, कुछ वॉर्म्स भी इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। अब पैरासाइट को रिलेशनशिप ये जो बनाते हैं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर रह के जो है वो अपनी खुराक और शेल्टर वगैरह लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बॉडी के बाहर से ही जो है वो अपनी खुराक पूरी कर लेते हैं। तो उस बेस पे आगे से फिर इसकी पैरासाइट्स की 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट, और दूसरे हैं एंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं, ये एक्टोपैरासाइट जो हैं ये बॉडी के बाहर रहते हैं और सरफेस, होस्ट की सरफेस से ये अपना फूड हासिल करते हैं, जैसे कि मच्छर भी, मस्कीटो भी इसी में आ जाता है, लीचीज़ भी इसी में आ जाती हैं, लाइसिस आ जाती हैं इसमें। और एंडोपैरासाइट जो होती हैं ये बॉडी के अंदर रहती हैं होस्ट के और अपना फूड और शेल्टर वहाँ से हासिल करती हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, टैपवॉर्म, जो पेट में कीड़े होते हैं, मतलब ये सारी की सारी जो है वो इस कैटेगरी में आ जाती हैं।
इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे बात की कि कुछ प्लांट्स भी हैं जैसे कि कस्कोटा है, ये भी यहाँ जिसको हम डॉडर भी कहते हैं, ये भी पैरासाइट के तौर पे काम करता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर। पैरासाइटिक प्लांट जो है ये ख़ास किस्म की जड़ें बनाते हैं जिनको हिस्टोरिया बोलते हैं होस्ट बॉडी के ऊपर, और वहाँ से जो उसके बनाए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये अब्जॉर्ब जो है वो करते जाते हैं, यानी कि सक करते हैं। दूसरी टाइप की जो सिम्बियोसिस है उसका नाम है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स जो हैं वो बेनिफिट होते हैं, बोथ पार्टनर बेनिफिटेड, दोनों को जो है वो फ़ायदा होता है। तो जिसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, टर्माइट्स हैं, ये लकड़ी खाते हैं लेकिन ये इसको डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होते। तो एक प्रोटोजोन है जो उनकी आंतों में रहता है और वो वहाँ पे एक एंजाइम सेलुलोज को सीक्रेट करता है, और वो सेलुलोज जो है वो उसकी डाइजेस्ट की उसकी खाई हुई लकड़ी को तोड़ देता है और बदले में उससे जो है वो शेल्टर ले लेता है। इसी तरह से नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ये भी रूट में रहते हैं, जड़ों में रहते हैं ल्यूजिमिनस प्लांट्स की, उनकी यानी फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं, जैसे पी है, ग्राम है, दालें हैं, फलियाँ हैं। तो ये बैक्टीरिया अपने लिए फूड और शेल्टर जो है उस प्लांट से लेता है और बदले में उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे, जिसकी वजह से उस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है बाकी प्लांट से निस्बत। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ अ कमेंसलिज्म, और कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन पार्टनर बेनिफिटेड, एक को फ़ायदा होता है, एंड अदर नर हार्म्ड नर बेनिफिटेड, और दूसरे को जो है वो ना ही फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे कि एपिफाइट्स प्लांट्स हैं, ये स्मॉल प्लांट्स पाए जाते हैं हमें लार्ज प्लांट्स के इर्द गिर्द स्पेस के लिए वहाँ से लेने के लिए, और इसके अलावा जो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स होते हैं एटमॉस्फेयर से उनको इस्तेमाल करके अपने खाना बना लेते हैं। तो ये लार्जर प्लांट्स जो इनको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन बदले में जो एपिफाइट्स होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। वो क्या फ़ायदा होता है उनको कि जो हायर प्लांट्स ने अपने लिए पानी ऊपर इकट्ठा किया होता है, मिनरल्स इकट्ठे किए होते हैं जड़ों के ज़रिए, ये उनमें से थोड़ा बहुत ले लेता है और साथ में उसको जगह भी जो है वो मिल जाती है ग्रोथ के लिए। दूसरी एक और है शक्कर फिश हैं, ये अटैच होते हैं शार्क की सरफेस के ऊपर, इनके आगे ना हुक्स लगी हुई होती हैं, इस तरह की हुक्स होती हैं, तो ये उनको गार्ड के ना उनके अंदर शार्क्स के अंदर, तो वहाँ से ये क्या करते हैं कि इस तरह से शार्क जो है एक तो इसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर देती है इनकी जहाँ जहाँ वो जाती है, शक्कर फिशेस के साथ चले जाते हैं, और दूसरा जो कुछ वो अपने लिए खाती है, क्योंकि शार्क बहुत ज़्यादा खाना खाती है, तो ये भी उसमें से जो है वो कुछ फूड जो है वो भी उसको ले लेते हैं, लेकिन बदले में शार्क को ना ही कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई जो है वो नुकसान। तो यहाँ पे जो है वो हमारी इंटरेक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। एक टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।